तो हमेशा मन में शंका होती है कि यार मेरी फैमिली को इश्यू हो जाएगा, सो वो लोग ट्रस्ट में पैसे डाल देते हैं सो दैट creditors can't claim stake on those assets. I don't need to write how much is my shares in the demat. I don't have to write मेरी लॉकर में कितनी अमाउंट है. तो बिकॉज आपने हमें ट्रस्ट एक्सप्लेन किया, आपने हमें विल एक्सप्लेन किया, तो आप थोड़ा सा हमें पावर ऑफ अटर्नी भी एक्सप्लेन कर दीजिए. एक हो जाता है लिविंग ट्रस्ट और एक हो जाता है टेस्टामेंट्री ट्रस्ट. ट्रस्ट में भी 3 रोल होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल्स. ये ट्रस्ट मतलब लोग विल और ट्रस्ट में भी क्या बेटर ऑप्शन है? बाहर बैठे हुए एनआरआईज भी इंडियन एसेट्स को इनहेरिट कर सकते हैं. यूएस के सिटीजन्स होते हैं, उनको नहीं चाहिए उनके टैक्सेशन में कोई इधर उधर का ऐड हो, लेस हो, क्योंकि उनका फिर सिटीजनशिप स्टेटस, वीजा स्टेटस अफेक्ट हो जाता है. वेलकम टू मेक द शिफ्ट वेयर एवरी कॉन्वर्जेशन इंस्पायर्स अ शिफ्ट. आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं विल और वसीयत के बारे में, जो इंडिया में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स टॉपिक रहा है, थैंक्स टू बॉलीवुड एंड मीडिया, बट नॉट एनी मोर. क्योंकि आज इन सब मिसकंसेप्शंस को दूर करने के लिए आज हमारे साथ है मिस्टर जुगल पोपट, द कोर फाउंडर ऑफ विल जिनी, वन ऑफ द लीडिंग सक्सेशन प्लानिंग फर्म इन इंडिया. तो आइए बात करते हैं जुगल पोपट से. वेलकम टू मेक द शिफ्ट जुगल. आपसे मतलब ऐसे तो इतने सारे सवाल हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि जिसके बारे में लोगों को इतने सारे मिसकंसेप्शंस हैं, इतनी सारी थैंक्स टू मीडिया एंड बॉलीवुड की उन्होंने एक अलग पिक्चर दी है अराउंड विल और वसीयत और वारिस कौन होगा और क्या क्या चीज़ें. लेकिन मैं सबसे पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लोगों को यहाँ देना चाहती हूँ. विल क्या होती है और किस इनकम ग्रुप को विल बनानी चाहिए, और विल ना हो तो आप किस सिचुएशन को फेस कर सकते हैं? गॉट इट. सिंपली पुट, अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो विल एक डिक्लेरेशन है, एक अपने एसेट्स की और अपने विशेस की, कि मेरे पास क्या जमा पूंजी है, जो मैंने जो भी 5 साल 10 साल 50 साल में कमाई है मेरे जीवन में, वो क्या है. तो एक पेपर पे मैं लिखता हूँ कि मेरा घर है, एक मेरा एक बैंक अकाउंट है, मेरा एक एफडी है, सो दैट फैमिली को पता चले कि भाई ये जनाब ने क्या कमाया है, कहाँ पे है. कितना है वो नहीं लिखा होता है उसमें, वैल्यू नहीं लिखनी होती है विल पे. ओके. सो आई डोंट नीड टू राइट हाउ मच इज माई शेयर्स इन द डीमैट. आई डोंट हैव टू राइट मेरी लॉकर में कितनी अमाउंट है, क्या है, कहाँ पे है, ये लिखना है. सो ओके. एक हो गया लिस्ट ऑफ एसेट्स, और दूसरा हो गया कि मैं वो किसे देना चाहता हूँ. सो मेरी विशेस क्या है उस एसेट्स को लेकर, किसे जाना चाहिए, किस मात्रा में जाना चाहिए, व्हाट प्रपोर्शन, वो 2 चीजें लिखी है और वो विल हो जाता है. इस पे मेरी साइन आ जाती है, क्योंकि डिक्लेरेशन पे मैं एक साइन करता हूँ, राइट. राइट. एंड 2 विटनेसेस की साइन होती है उस पे, सो दैट आगे जाके अगर कोई कंटेस्ट करता है विल को, तो विटनेस बोले कि हाँ भाई हमारी आंखों के सामने इन्होंने साइन की थी और ये वैलिड विल है. तो एज सिंपल एज दैट, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ मेरे एसेट्स के लिए फॉर द बेनिफिट ऑफ माई फैमिली. तो ये विटनेस कौन होते हैं जिनके प्रेजेंस में आप सिग्नेचर करते हैं? लोग उन्हें कैसे ट्रस्ट करें? मतलब हाउ डज इट गोज? देखिए, विटनेस एक लोगों को लगता है कि मुझे एकदम ही ट्रस्टेड लोग ऐसे ढूंढने हैं जो मेरी जो कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है विल की, वो बाहर ना बताए. बट पॉइंट ये है कि विटनेस को विल पढ़ना जरूरी नहीं है. उनका काम ये है कि विल साइन हो रही है, आई एम इन गुड हेल्थ एंड साउंड माइंड, वो अटेस्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई, लेट्स से जुगल विल बना रहे, तो जुगल जब विल बना रहे थे मैं उनकी आंखों के सामने खड़ा था, वो फिट एंड फाइन थे और उन्हें पता था वो क्या साइन कर रहे थे, दैट्स इट. तो आगे जाके अगर कोई विल को चैलेंज करना चाहे तो मुझे बुलाया जाएगा कोर्ट में कि भाई जुगल साइन की थी, तब आप थे वहां पे, बस दैट्स इट. विटनेस को बताना है हाँ हम थे एंड ही वाज ऑल गुड. सो हम यूजुअली कहते हैं कि विटनेस एज में यंगर होने चाहिए. क्यों? क्योंकि उसे प्री डिसीज कर दे अगर विल राइटर को, तो दिक्कत आ सकती है. अगर मेरे लिखने से पहले मेरे विटनेस चल बसे तो उसका पॉइंट नहीं रहेगा, राइट. सो वी से कि मुझसे 5 10 15 साल यंगर जो विटनेस है, इट कैन बी एनीवन, माय नेबर, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरे ट्रस्टेड फ्रेंड है, मेरे कोई रिलेटिव है, एनीवन हु इज नॉट अ बेनिफिशियरी ऑन द विल इज रिकमेंडेड. कि मेरे विल में मैं जिसे दे रहा हूँ जायदाद, उसे विटनेस ना रखूं तो अच्छी बात है, या उनके क्लोज वंस, जैसे समझो मैं अपनी बेटी को विल में कुछ दे रहा हूँ, तो मैं बेटी के पति को विटनेस ना रखूं तो अच्छी बात है, क्योंकि उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है
इन सम फॉर्म और द अदर। तो कोई भी न्यूट्रल पार्टी जिसका कोई लेना देना नहीं है मेरे एसेट्स या मेरी विशेस के साथ, और मैं उनके ट्रस्ट कर सकता हूँ कि आगे जाके कभी कुछ चैलेंज हुआ, बहुत कम केसेस में चैलेंज होता है, तो वो सपोर्ट करेंगे फैमिली को। वेल विशर, कोई भी वेल विशर फैमिली का। ओके। तो हमने जैसे विल के बारे में हमेशा, आज से मतलब 15 साल 20 साल पहले हमने या तो मूवीज़ में सुना है या फिर कोई बिजनेस, बड़ी बिजनेस फैमिलीज़ के उसमें सुना है कि अरे उन्होंने विल लिखी, उनकी वसीयत है। जो एक राजेश खन्ना का भी हाँ जी, हाँ जी। हाँ एक केस था, जैसे कि उनके साथ रहती थी कोई, उन्होंने Yes. बोला कि नहीं मेरा, बिकॉज आई वॉज स्टेइंग विथ हिम। ये तो कौन है जो वसीयत किसको बनानी चाहिए, किस एज में बनानी चाहिए, और उसके बेनिफिशियरी कैसे डिसाइड होते हैं? देखिए, विल एक ऐसी चीज है जिसमें अब आप, मैं या कोई भी जन है जो ये देख रहा है, वो जीवन में पढ़ाई लिखाई करता है या मेहनत करता है कुछ पैसे कमाने की, फिर पैसे कमाते हैं, वो पैसे सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसे ग्रो करते हैं। ये सर्कल सबको मालूम है कि सबको ये सर्कल फॉलो करना है, बट इसके बाद क्या होता है ये किसी ने सोचा नहीं है कि ओके, मैं पैसे बचा रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ, एंड ऑल ऑफ अ सडन वन डे आई माइट गो। अभी ये दिन कल हो सकता है या 10 साल बाद हो सकता है या 20 साल बाद हो सकता है। लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल एंड वी डोंट कम विद अ डेट ऑफ एक्सपायरी, राइट? इसी वजह से हम इंश्योरेंस भी लेते हैं। आप और मैं एक लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। मैंने 22 की उम्र में मेरी लाइफ इंश्योरेंस ली थी, तो ये तो नहीं था कि मैं 22 की उम्र में ऊपर चल बसता, बट मैंने सोचा था कि जब भी जाऊंगा तो फैमिली विल बी सिक्योर्ड। सो हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ये सोच के लेते हो फैमिली के लिए कि कुछ भी हो सकता है, उसी थॉट पे विल है कि आप एनुअली जैसे अपना टैक्स फाइलिंग करते हो, इंश्योरेंस का रिव्यू करते हो, इन्वेस्टमेंट्स रिव्यू करते हो, उसी तरह एक बार विल डॉक्यूमेंट भी रिव्यू कर लो कि इतना सब जो कमाया है वो किसे जाएगा, उनको इश्यूज नहीं आएंगे ना मिलने में। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। हम बोल रहे हो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, इट्स अ पीस ऑफ पेपर। ट्रीट इट लाइक अ पीस ऑफ पेपर एंड नॉट लाइक द बिगेस्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ योर लाइफ। जुगल, आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया एक्चुअली इसको कि इट इज़ सच अ बेसिक एक्चुअली पेपर डॉक्यूमेंट ऑफ योर लाइफ, लाइक लाइफ इंश्योरेंस। तो Yes. मेरे ख्याल से ये तो सबको बनाना चाहिए और सबके पास होना चाहिए। इससे इनकम का और इससे आपका हेल्थ का या एज का कोई संबंध नहीं है। एब्सोल्युटली। आई मीन आप देखिए कि लोगों को लगता है कि भाई मैं बिकॉज ऑफ मूवी एंड एड्स एंड वी सीन कि यार मरते हुए कोई अपने डेथ बेड पे लिख रहा है आई विल, नो। और लोगों के माइंड में ये है कि मरते टाइम विल लिखनी होती है। दैट्स समथिंग विच इज हम प्रोकास्टिनेट करते हैं उसकी वजह से कि मैं तो अभी फिट एंड फाइन हूँ, अभी क्यों लिखूँ। या फिर मैं लोग कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, राइट? नहीं, जैसे कि मेरे कुछ फ्रेंड्स से अगर हम ऐसे बात करते हैं कि अच्छा तुम्हारे पेरेंट्स ने विल लिखी क्या, तो वो बोलते हैं पागल हो तुम, विल की बात करें तो बोले मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो। तो बहुत सेंसिटिव है। सो इंडियन हाउस होल्ड्स में बहुत सेंसिटिव है ये चीज कि भाई पैसे के बारे में बात नहीं करते लोग। दिस इज बिकॉज पहले से ये जाना जाता है या कल्चर चलता आ रहा है इंडिया में, राइट रॉन्ग आई डोंट नो, बट it is customary that the head of the family is the eldest person in the family. He or she takes the decisions for everyone in the family and everyone used to follow it. For hundreds of years this has been followed. Now times are changing, you and me, हम दोनों जानते हैं कि समय बदल रहा है। Everyone wants to lead their individual lives. लोग अपने जीवन में अपने decisions लेना चाहते हैं। ठीक है, वो मदर फादर का या एल्डर्स का एडवाइस लेंगे लेकिन डिसीजन खुद का लेना चाहते हैं। इसी वजह से फिर क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर फैमिलीज होते जा रही है, राइट? जॉइंट फैमिलीज कम होते जा रही है। इट्स चेंजिंग टाइम्स, राइट? यू कांट से समथिंग इज राइट और रॉन्ग, इट्स चेंजिंग टाइम्स। इसी वजह से क्या हो रहा है कि पीपल आर बीइंग इंडिविजुअलिस्टिक कि अच्छा मेरा क्या है इसमें, सो दैट आई कैन लीड माई लाइफ माई वे। सो इस वजह से क्या होता है कि कॉमन डिसीजन फैमिली आ नहीं सकती क्योंकि हर एक की विशेष अलग है। एक घर में 2 बच्चे हैं, दोनों के थॉट्स विचार अलग हो सकते हैं और होते हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि घर में पले बड़े सेम तरीके से तो उनके विशेष भी सेम होंगे लाइफ में, राइट? सो उन दोनों को अपने हिसाब से आगे बढ़ना है जीवन में। ये कॉन्वर्सेशन करने रेडी नहीं है कोई। सो एल्डर्स इन द फैमिली कीप थिंकिंग ओके मैं जाऊंगा उसके बाद ये लोग देख लेंगे, बट
अलग अलग रास्ते जाते हैं लोग और फिर इश्यूज हो जाते हैं फैमिली में। I know there have been so many weddings और celebration जहाँ हम जाते हैं तो हमें पता चलता है oh this person is not there यस and the simple thing what happened is कि क्योंकि when the elder person passed away और ये तो उन्हें कोई distribution नहीं था कुछ नहीं था तो they fought over कि मुझे ये मिलना चाहिए था तुमने ये रख लिया क्योंकि तुम्हारे पास वो था करके वो तो कंफ्यूजन होता है मतलब काफी टाइम इंटेंशन नहीं होता है लोगों का कि मैं फाइट करूं। नोबडी वांट्स टू फाइट टू देयर सिबलिंग्स और लव्ड वंस विलिंगली, बट मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है क्योंकि लोगों को लगता है कि मैंने ज्यादा एफर्ट किया था टुवर्ड्स माय लव्ड वन, या पहले की चीजें फिर निकलने लगती है। अभी क्या होता है, एक विल में अगर विशेस लिखी हुई है फादर ने या मदर ने, तो उनके रिस्पेक्ट में लोग वो विशेस को फॉलो करते हैं कि यार जो गए हैं उनकी हम विशेस रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज यू ऑलवेज लुक अप टू देम, एंड अगर वो लिखा गया है मोर और लेस आप फॉलो कर लेते हो। अगर वो नहीं लिखा है तो फिर सब अज्यूम करते हैं कि यार उनको तो चाहिए था मुझे मिले, उनको तो चाहिए था इन्हें मिले। सो वी से कि एटलीस्ट पीस और बॉन्डिंग बनी रहे फैमिलीज में। सो लोग जो अवॉइड करते हैं विल लिखना, उसकी वजह से आप प्रॉब्लम को और बड़ी कर रहे हो फ्यूचर में। Exactly. Whereas you can just make it small, एक लिख दो, family will follow your wishes more or less. That's simple as that. Also आपने एक दूसरी चीज बोली कि किस तरह की वेल्थ होनी चाहिए किसी के पास विल लिखने के लिए। Right. हम कहते हैं कि मेरा घर अगर वैल्यू 20 लाख रुपीस है वर्सेस आपका घर 100 करोड़ रुपीस का घर है, राइट? हम दोनों के फैमिलीज में उस घर की कीमत बहुत ज्यादा है, राइट? Right. क्योंकि मेरे फैमिली का जो बैकग्राउंड है, हमारे लिए 20 लाख की मायना बहुत ज्यादा है। आपके लिए 100 करोड़ इज अ बिग एसेट। सो फॉर एवरी हाउस होल्ड द रिलेशन टू मनी इज डिफरेंट, बट फॉर देम इट इज वेरी वैल्यूएबल। उसके लिए विल लिखना बहुत जरूरी है, राइट? क्योंकि हाउस इज यूजुअली वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स इन अ हाउस होल्ड। हर फैमिली सबसे ज्यादा अपने वेल्थ या मनी उसमें इन्वेस्ट करते हैं। सो अगर एक घर है फैमिली में तो हम कहते हैं विल लिखिए। सो हम काफी सालों से ये कहते आ रहे हैं कि हर घर एक विल होना चाहिए, क्योंकि उसी घर में लोग रह रहे हैं एंड यू डोंट वांट द पीपल लिविंग इन दैट हाउस टू फाइट ओवर इट। राइट। नहीं, और सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं घर से और इस वजह से मेरे ख्याल से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है। अगर वो कोई और एसेट हो तो लोग उसको कि ये शेयर तुम्हारे, ये पैसा तुम्हारा कर दे, पर एक घर ऐसा होता है कि लोग बहुत सालों साल सेंटिमेंट है एंड लोगों को लगता है कि अच्छा एक वेल्थ होने के बाद मैं विल लिखूंगा। तो फिर ऐसा होता तो इंडिया में जितने फाइट्स होते हैं वो सिर्फ अमीरों में होते हैं, लेकिन आज आप देखो गांव की जमीन पे भी झगड़े हो रहे हैं, कोठी पे झगड़े हो रहे हैं। सो इट इज नॉट रिलेटिव टू वेल्थ, इट इज अबाउट फिर सिबलिंग राइवलरी और वो सारी चीजें आ जाती है। इट्स ह्यूमन इमोशन, इट्स नॉट मनी। सो अगर आप प्रैक्टिकली इस चीज को देखो देन इट्स एवरीवन इज गेटिंग अफेक्टेड बाय इट, एंड वन सिंपल वे इट कैन सॉल्व वाया अ पीस ऑफ पेपर, राइट? सो उस हिसाब से वो कॉन्वर्सेशंस करना जरूरी हो जाता है हर घर में। आई नो दैट किड्स फाइंड इट ऑकवर्ड और एम्बैरेसिंग टू टॉक टू देयर पेरेंट्स अबाउट दीज थिंग्स, सो हेंस वी आर डूइंग अवेयरनेस। हम जाके लोगों से बात करते हैं, उन्हें बताते हैं कि यार ये सब किया करो, एंड डीस्टिग्मेटाइज कर रहे हैं हम इन बातों को। जो स्टिग्मा एसोसिएटेड है विल के बारे में, उसे तोड़ना, जैसे आप आज हमें बुला के ये बात डीस्टिग्मेटाइज करना चाहते हो, इससे बहुत मदद हो जाती है फैमिलीज को। जी, हम लोग मेक द शिफ्ट पे ट्राई करते हैं कि कोई भी कॉन्वर्जेशन हो वो एक शिफ्ट लाए आपके माइंडसेट में, आपके इमोशंस में, आपकी लाइफ में। तो वही पर्पज़ है कि हम इस बारे में बात करें और अवेयरनेस जैसे आपने बोला करें। बिल्कुल। एक चीज़ आपने जो बोली कि वसीयत लिख दी, ठीक है, वसीयत में ये है, पर उसको एग्जीक्यूशन एक पार्ट होता है कि उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, कौन किया जाता है। हो सकता है वसीयत में लिखी हुई चीज़ भी बराबर डिस्ट्रीब्यूट ना हो, तो उसमें कौन रोल प्ले करता है, वो कैसे आगे मूव होता है? देखिए, विल में ना 3 से 4 अहम रोल्स होते हैं जो लिखने होते हैं, राइट? एक हो जाता है बेनिफिशियरी, मतलब जिसे मैं जायदाद देना चाहता हूँ, राइट? तो मैं मेरे बच्चों का नाम, हस्बैंड, वाइफ जो भी है, उनको मैं देना चाहता हूँ, वो मेरे बेनिफिशियरी हो गए। एक हो गए विटनेस, जो हमने बात की, जो साइन करते हैं मेरे साथ कि मैंने विल लिखी थी, आई वाज फिट एंड फाइन। थर्ड हो जाते हैं एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर कंपलसरी नहीं है विल पे लिखना, लेकिन हम रेकमेंड करते हैं आप एक एग्जीक्यूटर रखो। एग्जीक्यूटर क्या होता है? उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो विशेस लिखी हुई है विल पे, उसे उसी तरह से ट्रांसफर किया जाए।
राइट। तो मैंने अगर लिखा है मेरे 4 बच्चे हैं, चारों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे मेरी जायदाद, तो मैं एक एग्जीक्यूटर रखूंगा। अब ये एग्जीक्यूटर या तो उन 4 में से एक जन हो सकता है, बेनिफिशियरी कैन बी एन एग्जीक्यूटर, या फिर मैं एक एक्सटर्नल पर्सन को रखता हूँ जो मेरा वेल विशर है, राइट। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड हो गया, चाइल्डहुड फ्रेंड, उसको एग्जीक्यूटर रख दिया मैंने। मेरा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसको मैं ट्रस्ट करता हूँ और वो मेरे से ज्यादा जिएंगे, राइट। एग्जीक्यूटर ऑल्सो हैज टू आउटलिव मी, राइट। सो उसे रखूंगा। कुछ केसेस में लोग प्रोफेशनल एग्जीक्यूटर रखते हैं, जैसे हमारी कंपनी, हम भी काफी लोगों के विल पे एग्जीक्यूटर का रोल प्ले करते हैं, जहां उनको लगता है कि फैमिली शायद आगे जाके नहीं कर पाएगा, उनका टाइम नहीं रहेगा, या तो बच्चे अब्रॉड में है, या फिर उन्हें समय नहीं है, समझ नहीं है, तो हमारी प्रोफेशनल हेल्प भी लेते हैं। यूजुअली हम कहते हैं फैमिली मेंबर को ही रखो, क्योंकि उनकी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा इस पूरे इश्यू में। सो दे विल टेक मोर एफर्ट्स टुवर्ड्स ट्रांसफरिंग द एसेट्स। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। जो मेन बेनिफिशियरी है आपके विल में, उसे आप एग्जीक्यूटर रखें तो अच्छी बात है। ओके। और एक और क्वेरी था मेरा कि जैसे हम हर डॉक्यूमेंट में, मतलब बैंक हो जाए और कोई भी लाइफ इंश्योरेंस है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, उसमें फ्लैट रजिस्टर होता है, सब में नॉमिनी होता है। हाँ जी। तो जब नॉमिनी है तो फिर विल में अलग से लिखने का क्या इम्पोर्टेंस है, या नॉमिनी होने का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है? आप प्लीज इसको एक्सप्लेन करिए। राइट। नॉमिनेशन एक बहुत ही अच्छी अच्छा सोल्यूशन है जो गवर्नमेंट ने लाया हुआ है, क्योंकि क्या होता है, नॉमिनी और विल राइटिंग में डिफरेंस है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। नॉमिनेशन इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि पहले क्या होता था, किसी का डेथ हो जाता था तो फैमिली हमेशा इंटरनली पहले तो रेजोल्यूशन लाने में टाइम लेता था कि किसे मिलना चाहिए। तो वो लोग बैंक को बोलते थे, अरे भैया रुक जाओ, डोंट ट्रांसफर एनीथिंग टू एनीवन, पहले हम फाइनलाइज करेंगे किसको मिलना चाहिए, कोर्ट ऑर्डर लेके आएंगे, फिर आप ट्रांसफर करना। तो ये सारे फाइट्स में अथॉरिटीज, तो बैंक हो गया, डीमैट अथॉरिटी हो गया, सोसाइटी ऑफिस हो गया, लैंड रजिस्टर हो गया, ये सब अटक जाते थे। And it takes a lot of time. Takes a lot of time. Yeah. So गवर्नमेंट अथॉरिटीज या बैंक्स, वो लोग बोलेंगे यार आपके इंटरनल इश्यू में हमें क्यों खींच रहे हो, राइट। सो ये नॉमिनेशन लाया गया कि नॉमिनी रखा हुआ था इन्होंने, हमने नॉमिनी को दे दिया, अब नॉमिनी का काम है जो भी लीगल एयर्स है उनको ट्रांसफर करे। सो नॉमिनी एक कस्टोडियन है, एक ट्रस्टी है उस एसेट का, उनका काम है उसके ध्यान रखना और डिस्ट्रीब्यूट करना सारे लीगल एयर्स को, राइट। अब लीगल एयर्स एक पर्सन के कौन होते हैं, जैसे रिलीजियस लॉज फॉलो होते हैं इंडिया में। अगर कोई विल नहीं लिखता है तो, जैसे मैं अगर हिंदू हूं तो मेरे हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई होता है मेरे फैमिली को। सो मेरे जाने के बाद मेरी जायदाद मेरी मदर, मेरी वाइफ और मेरे सारे बच्चों में इक्वली डिवाइड हो जानी चाहिए, राइट। सो अगर मैं विल नहीं लिखता हूँ और नॉमिनी मैंने मेरी वाइफ को रखा हुआ है, राइट, सो बैंक तो दे देगा मेरी वाइफ को एसेट्स, लेकिन ये मेरी वाइफ की ड्यूटी है कि मेरे जो भी दूसरे लीगल हेयर्स है उसमें इक्वली डिवाइड करे। अगर वो नहीं करते हैं, किसी ने इश्यू नहीं ऑब्जेक्ट किया तो इट्स फाइन, कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मेरा कोई बच्चा या मेरी मदर बोलते हैं अरे आपने कैसे पूरा रख लिया, हम भी लीगल हेयर्स है, फिर वो लिटिगेशन और लीगल इश्यूज चालू हो जाता है। चैलेंज हो सकता है ना, क्योंकि लीगल एयर तो सिर्फ ध्यान रखने वाला है, नॉमिनी सिर्फ ध्यान रखने वाला है। तो विल सुपरसीड्स ऑल नॉमिनेशन, सो टू से विल ज्यादा बड़ा है नॉमिनेशन से। सो विल में जो लिखा है वो लॉ में माना जाएगा, नॉमिनी को दे दिया जाएगा संभालने के लिए, विल में जो लिखा है उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। और विल नहीं है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट, लीगल एयरशिप सर्टिफिकेट जो भी है कोर्ट से लाना पड़ेगा और फिर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो ये जो प्रोसीजर है सक्सेशन सर्टिफिकेट और ये सब, तो ये तो बहुत टीडियस और बहुत लंबे होते हैं। हाँ, मतलब डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, कौन से स्टेट से है आप, 4 महीने 6 महीने 10 महीने 1 साल लग जाता है। एंड उसमें क्या होता है कि सारे फैमिली मेंबर्स का कोऑपरेशन भी लगता है, बिकॉज दे ऑल्सो हैव टू पुट देयर सिग्नेचर्स, अग्री टू समथिंग एंड टुगेदर फाइल फॉर समथिंग। अभी कोई बाहर बैठा हुआ है, some sibling is outside, someone is not wanting to cooperate or here and there, so उसमें थोड़ा extend हो जाता है, right? So succession certificate, legal heirship certificate, there are court fees anywhere between 75,000 1 lakh rupees तो court fees हो जाती है। ऊपर से legal side पे जो भी help कर रहा है आपको to file that, उनकी फीस हो जाती है। So अगर एक will होता है तो ये सारी चीजें बच जाती है, all the future expenses of the family। Okay.
नहीं तो फिर मेरे ख्याल से विल बनाना इज अ बेटर ऑप्शन देन गेटिंग इनटू दिस। यस। तो जैसे आपने बोला कि कोई बाहर बैठा हुआ है, तो इस पे मुझे बात करनी थी कि जो एनआरआईज होते हैं हाँ जी। और वो उनकी जो प्रॉपर्टी अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी जो यहाँ है, जो या उनकी प्रॉपर्टी जो इंडिया में है, उनको वो कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैसे विल में, मतलब इज इट पॉसिबल टू डू दैट, और जो वो वहाँ रिसाइड कर रहे हैं तो वहाँ के अकॉर्डिंग वो करना? एब्सोल्युटली। सो बाहर बैठे हुए एनआरआईज भी इंडियन एसेट्स को इनहेरिट कर सकते हैं, ओके। लेकिन अभी इनहेरिटेंस लॉज ग्लोबली बहुत चेंज हो रहे हैं। जैसे अभी यूके में आ गया इनहेरिटेंस लॉज, ग्लोबल जितने भी एसेट्स है उस पर मुझे 40% लगेगा, राइट? ओके। तो अगर इंडिया में मेरा कोई बंगला था माँ बाप का और मैं यूके में बैठ के इनहेरिट कर रहा हूँ, तो मुझे वो लोग उस पर भी 40% लगाना चाहते हैं। सिमिलरली यूएस के टैक्सेशन में भी डिक्लेयर करना पड़ता है, और काफी बार यूएस के सिटीजन्स होते हैं, उनको नहीं चाहिए उनके टैक्सेशन में कोई इधर उधर का ऐड हो, लेस हो, क्योंकि उनका फिर सिटीजनशिप स्टेटस, वीजा स्टेटस अफेक्ट हो जाता है। ओके। तो विल में तो लिख ही सकते हैं, लेकिन काफी बार एनआरआईज एक ट्रस्ट बनाते हैं इंडिया में उनके पेरेंट्स के थ्रू, और वो कहते हैं कि अच्छा मॉम डैड आप यहाँ पे ही ट्रस्ट रहने दीजिए, मेरे लिए जो भी छोड़ना चाहते हैं आप ट्रस्ट में डाल दीजिए, मैं वहां से ऑपरेट करूंगा। मैं यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जहां भी हूँ, मैं वहां से इस ट्रस्ट को ऑपरेट कर सकता हूँ, क्योंकि ट्रस्ट एक बहुत ही सुंदर सोल्यूशन है इस चीज के लिए, एनआरआईज के लिए, दैट विदाउट ओनिंग द एसेट डायरेक्टली, मैं वाया ट्रस्ट उसके बेनिफिट्स, उसकी सारी जो बाई सेल है वो कर सकता हूँ। सो उन्हें ज्यादा इंडिया आना नहीं पड़ता है। उन्हें ये भी लगता है कि यार इनहेरिटेंस के टाइम मुझे इंडिया आना जाना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे। यू नो हाउ गवर्नमेंट ऑफिसेज वर्क, Yes, अ लॉट yes. ऑफ टाइम्स it doesn't get done smoothly. So NRIs don't like a lot of running around, and hence trust is a very beautiful solution for them. तो बिकॉज ट्रस्ट पे हम वैसे भी बात करने वाले थे, क्योंकि एक जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हाँ है जी। हमारी, तो ये मतलब एक पुराना कॉन्सेप्ट हो गया है अभी Yes. तो, बिकॉज एज यू सेड मेंशन पहले कि जॉइंट फैमिली होती थी, जो हेड होता है वो अज्यूम्ड था कि Yes. ये है और ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, हाँ जी। बट अब सेटअप चेंज होता जा रहा है। तो ये ट्रस्ट, मतलब लोग विल और ट्रस्ट में भी क्या बेटर ऑप्शन है? देखिए ट्रस्ट एक ऐसी चीज है कि वो बहुत ही सिक्योर फॉर्म ऑफ सक्सेशन है, राइट? ओके। काफी बार लोगों के ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होते हैं, जैसे मैंने एनआरआईज की बात करी, राइट? सो जी। एनआरआईज का एक स्पेशल ऑब्जेक्टिव हो गया, राइट? सिमिलरली कुछ और लोगों के स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनर्स। उनकी बिजनेस ओनरशिप का ट्रांसफर करना है। किसी का स्पेशल चाइल्ड है फैमिली में राइट। हु हैज स्पेशल नीड्स, तो उसकी केयर एंड देखभाल आगे जाके कैसे होगी, क्या होगी, वो विल में लिखने से अच्छा है ट्रस्ट में लिखिए आप, इन अ ट्रस्ट, बिकॉज इट्स मोर लीगली प्रोटेक्टेड। फिर हो जाता है अगर कोई मुस्लिम फैमिली है इंडिया में, तो उनको विल में लिखना अलाउड नहीं है अपनी विशेज एज पर शरिया लॉ, राइट? Okay. सो दे कैन राइट ओनली 1/3 ऑफ देयर विशेज ऑन देयर एसेट, ऑन देयर विल। Okay. तो बाकी सब शरिया के हिसाब से जाएगा। सो अगर वो ट्रस्ट बना देते हैं, सो दे कैन सर्कमवेंट द लॉ। फिर हो जाता है एनी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। यू वुड नो कि अ लॉट ऑफ टाइम पीपल आर वरिड कि आगे जाके मेरे कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स आते हैं, तो मेरे जो एसेट्स है वो समवन माइट टेक अवे, राइट? राइट। सो व्हेन अ ट्रस्ट इज मेड, एसेट्स ट्रस्ट के हो जाते हैं। आई हैव फुल कंट्रोल ओवर देम, बट दे आर नॉट माइन। ओके, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट देयर इज अ लिटिल कंफ्यूजन इन माय माइंड। तो ट्रस्ट आप तभी बना सकते हैं व्हेन यू आर अलाइव, ओके? यस। एंड ट्रस्ट का नो, देयर आपका आर टू ट्रस्ट, ऑल्दो आई विल करेक्ट यू देयर। एक हो जाता है लिविंग ट्रस्ट और एक हो जाता है टेस्टामेंट्री ट्रस्ट। ओके। सो लिविंग ट्रस्ट वो है जो मैं जीते जी बना रहा हूँ। टेस्टामेंट्री ट्रस्ट वो है जो मैं लिख के जा रहा हूँ अपनी विल में कि मेरे जाने के बाद ये ट्रस्ट चालू कर देना, उसमें मेरी जायदाद या जो भी है एसेट्स, उसका फंक्शनिंग मैं लिख के जा रहा हूँ। तो आई एम मेकिंग द स्ट्रक्चर रेडी, बट आई एम सेइंग इसको चालू तब करना जब मैं चला जाऊं, तो वो टेस्टामेंट्री ट्रस्ट हो जाता है। दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अलग है, बट मेजरली लोग लिविंग ट्रस्ट ही बनाते हैं इंडिया में, क्योंकि वो जीते जी अपने एसेट्स थोड़े थोड़े करके ट्रस्ट में डालते हैं। सो ट्रस्ट क्या होता है बेसिकली? ट्रस्ट इज लाइक अ न्यू लीगल पर्सन दैट आई एम क्रिएटिंग। ओके। ठीक है, इट्स अ न्यू लीगल एंटिटी। जैसे मैं एक एचयूएफ बनाता हूँ या मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाता हूँ, सिमिलरली मैं एक प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाता हूँ। अब ये जो ट्रस्ट है, इसका एक पैन कार्ड खुद का होता है, उसका एक बैंक अकाउंट होता है। सो दिस ट्रस्ट कैन डू फाइनेंशियल एक्टिविटीज जस्ट लाइक मी। वो बाय कर सकता है शेयर्स, वो एक लॉकर खोल सकता है, वो घर बाय कर सकता है, सेल कर सकता है,
सो एवरीथिंग इट कैन डू अ बिजनेस ऑल्सो. सो मैं एक अलग एंटिटी क्रिएट कर रहा हूँ, एंड दिस इज वॉट आई एम क्रिएटिंग फॉर माई फैमिली, बिकॉज इट्स अ प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट. तो अगर मैंने एक बार ट्रस्ट बना दिया तो फिर वो ट्रस्ट में जो भी एक्टिविटी हो रही है उस पे मेरा कंट्रोल चला जाता है? ट्रस्ट में भी 3 रोल होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल्स. ओके. एक होता है सेटलर. सेटलर वो होता है जो ट्रस्ट में अपने एसेट्स डाल रहा है. दे आर गिफ्टिंग देयर एसेट्स टू द ट्रस्ट, सो दे आर कॉल्ड सेटलर्स. ओके. दे आर सेटलिंग द ट्रस्ट. दूसरे हो जाते हैं ट्रस्टीज. दे आर द मैनेजर्स ऑफ द ट्रस्ट, कि ये ट्रस्ट में जो भी पैसे आएंगे वो उसको मैनेज कौन करेगा, राइट? वो ट्रस्टी हो गए. और थर्ड जो आते हैं बेनिफिशियरीज, कि जिनको इस पेड़ के जो फल है ये बेनिफिशियरीज को मिलेंगे. सो यूजुअली जब कोई एक फैमिली ट्रस्ट बनाता है तो वो उसे मैनेज करता है, लेकिन बेनिफिशियरी अपने बच्चों को, अपने स्पाउस को, या फैमिली मेंबर्स जो उनके क्लोज है उन्हें बेनिफिशियरी रखता है. सो दैट्स हाउ दे डू इट, एंड दे हैव मल्टीपल रीजंस टू डू इट, सो दैट दे कैन प्रिवेंट देयर एसेट्स फ्रॉम मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स. दे वांट टू डू बिजनेस सक्सेशन, उनके कोई स्पेशल नीड्स किड है या बिजनेस है, और क्रेडिटर्स से रिंग फेंस करने एसेट्स को. काफी बार क्रेडिटर्स का क्लेम आ जाता है पर्सनल एसेट पे, राइट. तो हमेशा मन में शंका होती है कि यार मेरी फैमिली को इश्यू हो जाएगा, सो वो लोग ट्रस्ट में पैसे डाल देते हैं, सो दैट क्रेडिटर्स कांट क्लेम स्टेक ऑन दोज एसेट्स. ओके. सो वो सारी चीजें आ जाती है. तो मतलब विल और ट्रस्ट एक कॉम्बो है, मतलब यस, दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग टू ईच अदर. हम नहीं कहते कि वन इज बेटर देन द अदर, बोथ हैज अ पैकेज. लाइक आप वेस्ट में अगर जाते हो, सो 3 चीजें हैं जो हर फैमिली में होती है. एक विल होता है, और एक फैमिली ट्रस्ट होता है, एक पावर ऑफ अटर्नी होता है. ये 3 चीज हर फैमिली में होती ही है. अभी तक इंडिया में अवेयरनेस नहीं है, सो अभी तो लोग विल बनाने का पहला अटेम्प्ट कर रहे हैं. राइट. वहां पे गाड़ी 20 साल 30 साल पहले तक पहुंच चुकी है वहां पे. सो पीपल कीप रिव्यूइंग देयर एस्टेट प्लान जो कहते हैं. एवरी ईयर, एवरी 2 years दे रिव्यू इट. तो बिकॉज आपने हमें ट्रस्ट एक्सप्लेन किया, आपने हमें विल एक्सप्लेन किया, तो आप थोड़ा सा हमें पावर ऑफ अटर्नी भी एक्सप्लेन कर दीजिए. बिल्कुल. सो हमने काफी बार देखा है इन एंड अराउंड अस, नॉट जस्ट लाइफ एंड डेथ बट हेल्थ अनसर्टेनिटीज भी आ जाती है. ओके, दिस कैन बी फिजिकल और मेंटल. जिस हिसाब से इश्यूज आ रहे हैं, राइट? अल्जाइमर्स आ रहा है, पार्किंसंस आ रहा है. These are some neurological disorders which are coming in more frequently than we'd expect in around us. Physical issues भी all of a sudden stroke आ सकता है, paralytic attack आ सकता है, and this is something not in our hands, right? And when that happens, financial crunch एक family पे आने की possibility है. अब if the person who is owning these assets, he comes across any of these health contingencies, तो वो वेल्थ लॉक हो जाती है. लाइक बैंक में अगर मेरी साइन के बिना पैसे विड्रॉ नहीं हो सकते, तो ऑल्दो बैंक में 50 लाख पड़े हैं बट फैमिली वो यूज नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरे साथ ही वो हुआ है, तो साइन कौन करेगा? तो सॉरी, तो जो नॉमिनी है वो पिक्चर में नहीं आता इसमें? नॉमिनी तो डेथ के बाद होता है ना. ओके. यस, सो व्हाइल आई एम अलाइव देयर इज नो वे फॉर द फैमिली टू एक्सेस दोज फंड्स, क्योंकि आई एम इनकैपेसिटेटेड इन लीगल टर्म्स, राइट? तो अगर मैं साइन नहीं कर सकता हूं, तो ऑल्दो वेल्थ पड़ी है बट फैमिली इज हेल्पलेस, देन दे हैव टू टेक डेट्स, थिंग्स लाइक दैट. वी हैव सीन अ लॉट ऑफ केसेस, एक्टिव केसेस आल्सो इन आवर टीम, कि इतना बड़ा बिजनेस भी था बट दैट पर्सन इज इन अ कोमा सिंस 5-7 years. सो वो प्रोसीडिंग्स भी अटकी हुई है उनकी, एंड फैमिली इज टेकिंग डेट फ्रॉम हियर एंड देयर टू मैनेज देयर फाइनेंसेस. सो हम कहते हैं कि भाई एक पावर ऑफ अटर्नी बना दीजिए अपने स्पाउस के लिए, या अपने किड के लिए, या जिसके भी लिए. गिव देम पावर्स टू मैनेज योर एसेट्स व्हाइल यू आर अलाइव इन एनी ऑफ दीज इनकैपेसिटेशन इश्यूज जो आपको होते हैं. सो दैट वे यू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग बिफोर एंड आफ्टर डेथ. सो ये कॉम्बो विल, ट्रस्ट एंड पावर ऑफ अटर्नी का एक बहुत ही वंडरफुल, ब्यूटिफुल लीगल सोल्यूशन है अवेलेबल इन द मार्केट, Right. which is out there but people don't know about it. Right, and it makes things so easier. Yes. In any situation, मतलब आप जो emotional well-being या financial well-being हर चीज का ध्यान रख सकते हैं. And it's a one-time thing. Like you imagine, it's not even every year I have to spend money on it. मैंने एक बार बना दिया, it will stay. फिर मुझे निकालना है, withdraw करना है, it's up to me. But एक बार बना दिया तो family secure तो हो गई.
ओके, तो बिकॉज आपने बोला ये वन टाइम थिंग होता है और आपने बोला कि विल जब आप अपना लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तब आप बनाइए विल, तो आपकी लाइफ स्पेन में बहुत सारे आपके डायमेंशंस बदलते हैं, रिलेशनशिप्स को लेके, यस। बिजनेस को लेके, फाइनेंशियली, तो इनमें जब चेंजेस करना होता है तो वो भी एक टीडियस प्रोसीजर देखिए, है। एक चीज हो जाती है कि विल में फ्यूचर एसेट्स जो भी है वो भी हम मेंशन करवाते हैं कि आपके फ्यूचर में जो एसेट्स आते हैं वो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, ये ओके। वो। हैविंग सेड दैट, देयर आर 3 वेज या 3 टाइम कोई अपना विल रिन्यू करना चाहेगा। एक हो गया जब उनके एसेट्स में कोई मेजर एडलेस हो रहा है, कोई घर या बहुत बड़ा एसेट सेल कर दिया या बाई किया है, राइट? दूसरी बार होता है कि जब फैमिली में कोई मेजर चेंजेस होते हैं, किसी का डेथ हो जाता है, कोई एक नया पर्सन ऐड होता ऐड है होता फैमिली में, या थर्ड वे में किसी के साथ रिलेशनशिप चेंज हो जाता है, है। इम्प्रूव या बैड हो जाता है, राइट? राइट। सो इन केसेस में विल एक बार रिव्यू करना सेंस बनता है, एंड वी से कि 2 to 3 years इज अ टाइम व्हेन सम ऑफ दीज चेंजेस माइट टेक प्लेस इन अ फैमिली। तो एक बार देख लीजिए, अगर ठीक है तो वापस कवर्ड में डाल दीजिए, नहीं ठीक है तो अपडेटेड। इट्स नॉट अ वेरी कॉस्टली अफेयर दीज डेज। आप एक डिनर के लिए बाहर जाते हो फैमिली के साथ, उतने में एक विल बन जाती है। सो Okay. इट कॉस्ट इज नॉट इवन अ फैक्टर हियर, इट्स ओनली द इनएक्शन या इनर्शिया जो है मेरे अंदर बैठा, वो इनर्शिया को हटाना है बस। एंड इट डज वंडर्स फॉर द फैमिली दैट वे। या इट रिमाइंड्स मी ऑफ अगेन अ फिल्मी, एक्चुअली ये विल वगैरह को लेके ना फिल्मी कंसेप्ट बहुत यस, है। यस, तो देर इज अ मूवी बावर्ची, अगेन राजेश राइट, खन्ना वाज राइट। देयर, और उसमें वो दादाजी होते हैं जिनके पलंग के नीचे एक बक्सा होता है, एंड हाँ, एवरीवन इज लाइक कि ये बक्से में कुछ है जो मुझे मिलेगा। यस, तो मेरे ख्याल से कुछ ये भी नोशन है लोगों का कि भाई बताएं ना किसी को कि क्या है, सो वी हाँ। कैन कंट्रोल देम एंड कीप देम अराउंड अस, वरना तो ये या मुझे छोड़ देंगे, ये लोग मुझ पे ध्यान नहीं देंगे। यस, यस, तो वो वही है कि एज अ कस्टम फॉर द लास्ट व्हाटएवर डेकेड्स इंडिया हैज बीन evolving. Some ideologies made sense. Now things are changing faster than we'd ever expect. So राइट। it's good to be holding on to changing times. किस तरह से फैमिली को ओपन कम्युनिकेशन पसंद है, टू बिल्कुल। टॉक अबाउट फाइनेंसेस, राइट? मे बी द पेरेंट्स दैट वी ग्रू अप विथ, वो जब छोटे थे तो घर पे ओपनली बात ही नहीं होती थी कि पैसे कितने आ रहे हैं, सैलरी क्या आ रही है, आई नो। कहाँ जा रही है, नथिंग. But today I can sit in front of my father and we openly talk about, okay, what is the income of our household, where are our expenses, आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ. So it's very openly talked about. So अगर इस लेवल के conversations अब शुरू हो रहे हैं इंडियन हाउसहोल्ड्स में, इंडियन बिजनेसेस में, एक छोटी दुकान है या बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, ये डिस्कशंस अगर इंटर जनरेशन होने लगा है, तो वाई नॉट टॉक अबाउट लेगेसी ऑल्सो ऑफ द फैमिली. राइट, टोटली। एक और चीज़ मैं बात कर रही थी कि जो बहुत ही बेसिक है कि विल तो बन गई, लेकिन मेरे सामने एक बात आई थी कि है ना, विल बन गई, उनके फादर की डेथ हो गई, लेकिन वो रजिस्टर नहीं हुई। तो सिर्फ विल इम्पॉर्टेंट है कि उसका रजिस्टर होना, और अगर वो रजिस्टर नहीं होती है तो कैसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं? राइट. सो विल एक अकेला ऐसा डॉक्यूमेंट है जो रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्टेड है. ठीक है, इसका ओके। मतलब आप कोई भी प्रॉपर्टी बाय सेल करते हो तो आपको रजिस्टर करना पड़ता है. जी। अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी रजिस्टर्ड कंपल्सरीली. विल इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इट. मतलब एक प्लेन पेपर पे लिखी हुई विल, 2 विटनेस के साथ साइन की हुई, इज लीगली वैलिड इन ऑल कोर्ट्स ऑफ लॉ. ठीक है. ओके। दैट बीइंग सेड, ऑन ग्राउंड knowledge of authorities on this matter is also very less. ठीक है. Yes. सो अगर मैं एक बैंक के पास जाता हूं एक विल लेके, वो बोलेंगे अरे इसमें कोई गवर्नमेंट का थप्पा नहीं दिख रहा है यार, आप ऐसा करो, आप इसका प्रोबेट करा के लेके आओ बैंक कोर्ट से. सो प्रोबेट ऑफ अ विल ऐसा प्रोसेस होता है कि मैं गवर्नमेंट के पास जाता हूं कि भाई ये विल थी मेरे एक फैमिली मेंबर की, आप इसे कंफर्म कर दीजिए ना कि यही वैलिड विल है. तो वो 6-8 महीने 1 साल का प्रोसेस है जिसमें वो प्रोबेट का थप्पा लगाते हैं. ओके, दिस इज अ प्रोबेट that this will is the last will and this is a valid will. It has to be accepted by all the authorities. और फिर मैं जाऊंगा बैंक के पास, सोसाइटी के पास, जहां पे भी जाना है मुझे, वो विल लेकर. अगर एक रजिस्टर्ड विल होती है, रजिस्ट्रेशन का मतलब ये हो जाता है कि मैं गवर्नमेंट को विटनेस बना रहा हूं मेरे विल पे. तो जैसे मैं साइन कर रहा हूं विल, मेरे साथ 2 विटनेस साइन कर रहे हैं, गवर्नमेंट बिकम्स अ थर्ड विटनेस
ऑन माई विल, दैट इज Yes. कॉल्ड रजिस्ट्रेशन. Hmm. सो जब ये रजिस्टर्ड विल मैं अथॉरिटीज के पास ले जाता हूँ, सो दे लुक एट इट एंड दे फील ओके दिस इज मोर ऑथेंटिक, राइट, Okay. एंड एक्सेप्टेबिलिटी इंक्रीजेस. और उससे शायद कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता बिकॉज इट इज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट. चैलेंज कैन हैपन ऑन अ रजिस्टर्ड विल ऑल्सो, ओके. राइट. चैलेंज करना एक लीगल राइट है किसी का विल पे, इट हैपेंस. बट वी से कि यार भैया आप गाड़ी चलाने निकलते हो रास्ते पे बाइक लेकर, तो आप हेलमेट पहन के निकलते हो, आपका जॉब है हेलमेट पहन के चलाना. एक्सीडेंट हुआ तो हुआ, राइट, बट योर चांसेस ऑफ गेटिंग हर्ट रिड्यूस व्हेन यू आर वेयरिंग अ हेलमेट. राइट. सो व्हेन यू आर मेकिंग अ विल, रजिस्टरिंग इट, थिंग्स लाइक दैट, किसी को इश्यू क्रिएट करना है फैमिली में तो वो करेंगे, बट इट वोंट स्टैंड लॉन्गर, इट वोंट लास्ट, बट योर फैमिली सेफ दैट वे. ओके. सो इन द एंटिसिपेशन कि फ्यूचर कोई करने ही वाला इश्यू में विल क्यों बनाऊं, थिंग्स लाइक दैट, दैट 99% केसेस जहां कुछ नहीं होता है, यू आर रिमूविंग ऑल दैट. आप बोल रहे हो 1% इश्यू हो सकता है ना, तो मैं विल क्यों बनाऊं. राइट. सो वो थॉट डालना जरूरी है लोगों के माइंड में. जब मैं थोड़ा रिसर्च कर रही थी तो फिर मुझे एक इनहेरिटेंस असिस्टेंस, हाँ, तो क्या विल जीनी ये प्रोवाइड करता है, मीन्स क्या है ये कॉन्सेप्ट, और क्या विल जीनी इसमें लोगों की मदद करता है? श्योर. सो हम 10 साल से जो विल्स या सक्सेशन प्लान्स, ट्रस्ट बनाने में मदद कर रहे हैं फैमिलीज को, हमारे पास 4-5 साल से ऐसे फैमिलीज आते हैं कि विल बनाया था जो चल बसे है, लेकिन अब इसके बाद हमें सपोर्ट चाहिए आपका कि हम क्या करें. या फिर विल नहीं था, सम रैंडम कस्टमर कम्स टू अस एंड सेज कि यार माय पेरेंट, माय ग्रैंड पेरेंट इज नो मोर and I don't know what to do, right? Today's time, if you ask anyone in the age of 20 to 30, 35, if you ask them what is the legal process to go forward, किसी को नहीं idea है. नहीं idea. Because there's too much changing in their lives as it is. So we say कि we do hand holding of the family end to end. जो ट्रांसमिशन प्रोसेस है हर एसेट का, वो हम कोर्ट वर्क से लेके अथॉरिटीज के पास जाकर कहीं प्रोबेट लेना है, कहीं सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना है, फैमिली मेंबर्स का एक सेटलमेंट करना है, ऑल दोज थिंग्स वी डू एंड टू एंड बिकॉज वी बीन डूइंग दिस फॉर व्हाट 10 years now, right? And these cases have been actively coming to us now because कोई भी एक ऐसी कंपनी नहीं है स्ट्रक्चर्ड ब्रांड नेशनल लेवल पे जो इस चीज में फैमिलीज को मदद कर सके. एंड आवर ओनली इंटेंशन इज टू इंश्योर कि जल्द से जल्द फैमिलीज को जो ग्रीविंग प्रोसेस है उसमें हम हेल्प कर सके. बिकॉज काफी बार आपने भी देखा होगा कि इफ समवन इज लॉस्ट अ लव्ड वन, राइट, बिफोर दे गेट टाइम टू ग्रीव, उसका शोक मनाए, ये सारे पॉइंट ऑफ डिस्कशंस आ जाते हैं. अच्छा ये अथॉरिटी पे साइन करना है, ये डिस्कशन करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, राइट. एंड दे कांट प्रोसेस ऑल ऑफ दैट. वो एक स्थिति नहीं है, एक टाइम नहीं है फैमिली के लिए ये सब डिस्कस करे फाइनेंसेस. सो वी आर सेइंग वील हेल्प यू आउट देयर टू डू ऑल द लेग वर्क, ग्राउंड वर्क, एंड यू कैन टेक केयर ऑफ योर फैमिली दैट टाइम. ओके. तो जैसे आपने बोला कि आप उन्हें असिस्ट करते हैं, तो क्या मतलब विल एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गया, हाँ जी. तो क्या ये आपकी कस्टडी में रहता है या ये कोई एक ऑफिस है उसकी कस्टडी में रहता है, या विल कहाँ रहनी चाहिए? और अगेन कि विल का एक्टिवेशन द पर्सन जो विल लिख रहा है उसकी डेथ पे होता है कि इसका भी कोई प्रोसीजर है? श्योर. सो विल डॉक्यूमेंट जो मैंने बनाया हुआ है मैं सिंपली अपने कबर्ड में रख सकता हूँ घर पे, राइट. द विटनेसेस जिन्होंने साइन किया उन्हें पता है कि मैंने विल लिखी है. सो मेरे जाने के बाद फैमिली को बता देंगे वो कि विल लिखी हुई थी इन्होंने, आप ढूंढ लीजिए कहीं पे होगा घर पे. या तो मैं अपने कबर्ड में रखता हूँ, या मेरे बैंक के लॉकर में रखता हूँ मेरी विल को, या मैं अपनी विल एक प्रोफेशनल कस्टोडियन के पास देता हूँ. जैसे हम विल जीनी में कस्टडी भी लेते हैं. तो काफी फैमिली मेंबर्स कहते हैं कि अच्छा विल मेरे घर पे शायद टैम्पर हो सकती है, या आई डोंट ट्रस्ट. वेरी फ्यू केसेस ऐसे होते हैं. सो हमारे भी लॉकर फैसिलिटी होते हैं जहाँ पे हम कस्टडी लेते हैं विल की. एंड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, सो जैसे आपने पूछा विल कब एक्टिवेट होती है, राइट, दैट वाज अ क्वेश्चन. सो हम कहते हैं कि विल में लिखा जाता है कि दिस विल शैल कम इनटू फोर्स आफ्टर माय डिमाइस. सो द मोमेंट आई पास अवे दिस विल हैज लीगल स्टैंडिंग इन कोर्ट, राइट. सो आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग. बाई डिफॉल्ट वो विल पेपर इज एक्टिव आफ्टर माई डेथ, राइट. एंड हम कहते हैं कि कस्टडी जो अगर हमारे पास होती है प्रोफेशनल कस्टडी,
तो हम फैमिली के जो एग्जीक्यूटर होते हैं, विल पे जो एग्जीक्यूटर मेंशन्ड है, हम्म, तो हम उनके हैंड ओवर करते हैं बेस्ड देयर व्हाटएवर डॉक्यूमेंटेशन इज नीडेड, तो हम इसे हैंड ओवर कर देते हैं. ओके, सो वी हाउएवर से कि हो सके तो अपने घर पे इन योर फोल्डर्स वेयर ऑल योर प्रॉपर्टी पेपर्स, Papers are इंश्योरेंस पेपर्स आर देयर, सो दैट फैमिली की हाथ में लगे. अगर आप विल बना रहे हो बट उनके पास पहुंच नहीं रही है विल, देन इट इज ऑफ नो यूज, नो राइट? यूज, राइट. सो पर्पस सॉल्व होना चाहिए, आइदर वे इज पॉसिबल. जुगल, मैं एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अगर लोगों को यहाँ जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें बता सकें कि विल जीनी कैसे उनकी हेल्प कर सकता है, क्या-क्या प्रोसीजर में, और क्या-क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो वो हेल्प करेगा? श्योर. जैसे हमने विल की बात करी, राइट? तो लोगों को लगता है मैं बनाऊं कैसे विल, हाउ डू आई गेट स्टार्टेड विद राइटिंग अ विल. राइट. बहुत सारे सवाल होते हैं, उन्हें बात करनी है किसी से. सो एक हो गया कि हमने इंडिया का सबसे पहला सॉफ्टवेयर बनाया है जो घर पे बैठ के अपना विल ड्राफ्ट कर सकते हैं लोग. ओके. तो मैं 15 मिनट 20 मिनट में अपना विल घर पे बैठ के ड्राफ्ट कर सकता हूँ वाया विल जीनी सॉफ्टवेयर, एंड वो वर्ड डॉक्यूमेंट आ जाता है मेरे पास. उसको प्रिंट कर सकता हूँ, साइन कर सकता हूँ, एंड इट्स लीगली वैलिड. सो जो भी थोड़े बहुत टेक सेवी लोग हैं या ऑनलाइन इंश्योरेंसेस बाय करते हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, इट्स अ वेरी इजी एंड सीमलेस वे फॉर देम. ये 10 साल से हम ये कर रहे हैं. ओके. कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं, मेरे दादा दादी को विल बनानी है, मॉम डैड को बनानी है, शायद उन्हें इंटरेक्शन चाहिए लॉयर के साथ. सो वी हैव अ टीम ऑफ लॉयर्स ऑल्सो. हमारे ऑफिस है बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर में, ओके. और हम वर्चुअली हमने 480 सिटीज में लोगों को सर्व किया है. 20,000 लोगों के विल बनाए हैं इंडिया में, एंड 32 कंट्री के एनआरआईज के विल्स बनाए हैं. सो हमारा मॉडल हिसाब से प्रूवन है कि हम, हमारे जो इन हाउस लॉयर्स है वो कॉल पे आते हैं, वीडियो कॉल पे आते हैं, जैसे भी क्लाइंट कंफर्टेबल है, उनको विल टेलर मेड बनाना है उसमें मदद कर सकते हैं. एंड वंस द विल इज डन, उसके बाद अगर उन्हें रजिस्टर कराना है, जो हम रेकमेंड करते हैं, तो वो जहाँ पे भी है इंडिया में, उसका रजिस्ट्रेशन भी हम ऑन द ग्राउंड करवा सकते हैं. ओके. सो एंड टू एंड जो हो गया कि विल बनाओ या ट्रस्ट बनाओ या जो भी है, उसका आगे फिर ड्राफ्टिंग करें हमारे लॉयर्स, फिर उसका ऑन ग्राउंड रजिस्ट्रेशन करवाए, और फिर उसके बाद अगर उन्हें हमारी विल रखने की कस्टडी का सपोर्ट चाहिए, विल पे एग्जीक्यूटर का सपोर्ट चाहिए, ट्रस्ट में ट्रस्टी बनाना है, प्रोफेशनल ट्रस्टी, सो ये सारी चीजों में भी विल जीनी हेल्प करता है. और हम सिर्फ और सिर्फ सक्सेशन सर्विसेज में ही है. सो हम और कोई चीजें ये भी ले लो, वो भी कर लो, उस चीज में नहीं है, नहीं है. क्योंकि हम लॉयर्स है. हमारा काम है लीगल सर्विस प्रोवाइड करना फैमिली के सपोर्ट के लिए, और जब उन्हें चाहिए वो हमारे पास आ सकते हैं सपोर्ट के लिए. ओके. थैंक यू जुगल, आपने बहुत इन्फॉर्मेशन दिया लोगों को, और बहुत सारे जो मिसकंसेप्शन है जो बॉलीवुड से, मीडिया से, या अपने आसपास के एक्सपीरियंस से लोग एक कंफ्यूजन में चले जाते हैं, और एक उनको रिगार्डिंग विल, जायदाद और वसीयत और ये सब से जो एनजाइटी होती है, यस. मेरे ख्याल से उनको बहुत सारे आंसर्स मिले होंगे. हाँ जी. और आपने इतने अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया. थैंक यू सो मच. Thank you so much for having me. It was wonderful talking to you, and I'm so glad via you we'll reach the lengths and breadths of the nation. लोगों Yes. को कोने कोने तक जहाँ एक्सेस नहीं है नॉलेज का, जी. वो एक्सेस पहुंचेगा via this beautiful medium of your podcast. Thank you so much. थैंक यू.